सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 26 अगस्त 2025 के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहाँ पर गगनयान मिशन में इसरो ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। अब इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है गगनयान मिशन, जिसका एम है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 किलोमीटर में भेजना, 3 दिन स्पेस में रखना और सेफ़ली अर्थ पे वापस लाना। अब अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2025 में ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्रा को भेजा गया था, वहीं एक्सपेक्टेड है 2027 तक कि क्रूड मिशन को भी भेज लिया जाएगा। अब अगर एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADT-01 की बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से इसे छोड़ा गया है। एक डमी क्रू मॉडल जो 4.8 टन को IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर हाइट तक ले जाया गया। वहाँ से ड्रॉप किया गया ताकि पैराशूट रिकवरी सिस्टम टेस्ट हो सके। अब अगर इसके सीक्वेंस को अगर हम देखें, तो अगर इसके डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस की बात करें तो पहला था ACS यानी कि एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट मॉड्यूल का कवर अलग किया गया। वहीं दूसरा था ड्रॉप पैराशूट जो मॉड्यूल को स्टेबल किया और स्पीड स्लो की। तीसरे की बात करें तो पायलट पैराशूट मेन पैराशूट्स को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं अगर चौथे की बात करें तो 3 मेन पैराशूट्स 25 मीटर डायमीटर हर एक का था। उसका डिसेंट स्पीड को 8 मीटर प्रति सेकंड तक स्लो किया गया, जिससे सेफ स्प्लैश डाउन सी में हो गया। अब अगर इसके आगे बात करें तो अगर इसके टेस्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें या फिर इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये प्रूव करता है कि पैराशूट सिस्टम रिलायबल है, एस्ट्रोनॉट्स सेफ लैंडिंग करेंगे। नेवी और कोस्ट गार्ड ने मॉड्यूल को INS अन्वेषा शिप के थ्रू रिकवर किया। वहीं पैराशूट्स 20 महीने से पैक्ड थे, फिर भी सही काम किया। यानी अर्लियर लिमिट अगर इसकी बात करें पैराशूट की तो 6 महीने थी। अब इसमें कौन-कौन सी एजेंसी इन्वॉल्वड है, तो ये भी जान लीजिए। इसरो मिशन को लीड कर रहा है DRDO, ADRE आगरा ने पैराशूट को डिज़ाइन किया। इंडियन एयर फोर्स ने हेलीकॉप्टर लिफ्ट और ड्रॉप किया, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने रिकवरी ऑपरेशन चलाया। अब वहीं बात करें तो और भी ड्रॉप टेस्ट डिफरेंट कंडीशन में किए जाएँगे, ताकि इस मिशन को 2027 तक लॉन्च किया जा सके और सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जा सके, ताकि भारत भी उन देशों की लिस्ट में आ जाए, जो क्रूड मिशन भेज सकता है स्पेस में। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडेन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अब अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो मेडेन फ्लाइट टेस्ट किया गया है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का। और अगर प्लेस की बात करें तो ये उड़ीसा में किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो चंडीपुर में स्थित है। और एजेंसी तो आपको पता ही चल गया होगा, DRDO है। अब अगर इससे एसोसिएटेड मिशन की बात करें तो इस मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें बिल्ड किया जाएगा मल्टी डोमेन नेटवर्क डिफेंस शील्ड 2035 तक। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब IADWS क्या है ये भी जान लीजिए। तो ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक साथ अलग-अलग लेयर्स में डिफेंस देता है। इसमें क्या इंक्लूड है ये भी जान लीजिए। तो QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी मीडियम रेंज थ्रेट्स के लिए ये दिया गया है। उसी तरह से VSHORADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, जो शॉर्ट डिस्टेंस ड्रोन्स एयरक्राफ्ट्स के लिए है। वहीं इसमें लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी दिया गया है, जो हाईटेक एनर्जी वेपन्स जो ड्रोन टारगेट्स को लेज़र से डिस्ट्रॉयड करता है। सब कुछ एक सेंट्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल होता है, जिसको कि डेवलप किया है DRDL ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने। अब अगर इसके टेस्ट के हाइलाइट्स की बात करें तो DRDO ने एक साथ मल्टीपल एरियल टारगेट्स एंगेज किए। हाई स्पीड UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और मल्टीपल हेलीकॉप्टर ड्रोन्स को हर लेयर ने अपना रोल प्ले किया। QRSAM ने लॉन्ग मीडियम रेंज UAV को हिट किया। वहीं VSHORADS ने शॉर्ट रेंज टारगेट डिस्ट्रॉय किया। वहीं अगर लेजर DEW की बात करें तो ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया। रडार ट्रैकिंग कम्युनिकेशन सब सिस्टम ने फ्लॉलेसली काम किया। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस के देखें तो इंडिया का पहला मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड टेस्ट सक्सेसफुल रहा। फ्यूचर में ये सिस्टम इम्पोर्टेंट होगा क्रिटिकल मिलिट्री बेसेस और सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्रोन्स और UAV थ्रेट्स हैंडल करने के लिए भी होगा ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह इंडिजीनियस है। डिफेंस में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। और अगर फ्यूचर के इंटीग्रेशन की बात करें तो IAF के IACCS और आर्मी के
आकाश तीर सिस्टम के साथ लिंक होगा, वहीं लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स प्रोजेक्ट कुशा भी ऐड होंगे इसमें। अब अगर मिशन सुदर्शन चक्र की बात करें तो इसको अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को, जिसको मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया था। वहीं इसका गोल क्या था, तो 2035 तक एक नेटवर्क्ड नेशनल डिफेंस शील्ड बनाना, जो कवर करेगा एयर डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सर्विलांस, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, आईएडीडब्ल्यूएस इसका पहला बड़ा माइलस्टोन है। तो अगर आपको बताएँ तो ये टेस्ट एक गेम चेंजर माइलस्टोन है, जो दिखाता है कि इंडिया अब मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया है पाइपलाइन्स पे। अब रशिया यूक्रेन का वार तो काफ़ी दिन पुराना हो चुका है, लेकिन आइए जानते हैं कि हुआ क्या है रुझ-हबा ऑयल पाइपलाइन से संबंधित जानकारी। क्योंकि सवाल आपसे अटैक से नहीं बनेगा, आपसे सवाल बनेगा रुझ-हबा ऑयल पाइपलाइन से। तो यूक्रेन ने रशिया के ब्रियांस्क रीजन यानी ऊनेचा पंपिंग स्टेशन पर हिमार्स रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया है। ये पंपिंग स्टेशन जुरहबा पाइपलाइन का पार्ट है, जो रशियन ऑयल को हंगरी और स्लोवाकिया सप्लाई करता है। अटैक के बाद कुछ टाइम के लिए ऑयल सप्लाई रुक गया है। अब रुझ हवा पाइपलाइन क्या है ये भी जान लीजिए, तो वर्ल्ड की सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइन में से एक है, जो सोवियत एरा में बनी थी। अब इस नाम का मतलब बता दें तो रशिया में इस नाम का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो रुझ हवा का मतलब फ्रेंडशिप, आपसे ये भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर, जो 2 मेन ब्रांचेज़ में बँटा हुआ है। एक है नॉर्दर्न ब्रांच और दूसरा है साउदर्न ब्रांच। नॉर्दर्न ब्रांच की बात करें तो इसमें पोलैंड और जर्मनी है, वहीं अगर साउदर्न ब्रांच की बात करें तो हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक आता है। अब अगर इसके रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करें तो हंगरी और स्लोवाकिया ने यूरोपियन कमीशन में कंप्लेन किया, बोला कि ये उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वहीं हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, जो रशिया के क्लोज हैं, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अपील किया कि जिन्होंने यूक्रेन की एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया। अब ईयू कमीशन का जवाब भी जान लीजिए, तो कोई इमीडिएट क्राइसिस नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास 90 डेज़ के इमरजेंसी ऑयल रिज़र्व्स हैं। लेकिन इंसिडेंट ने दिखाया कि यूरोपियन यूनियन अभी भी रशियन एनर्जी पर डिपेंडेंट है। अब इसमें यूक्रेन के मोटिव्स को खोजे चलें तो रशिया के ऑयल रेवेन्यू को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वार इकोनॉमी के लिए ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं हंगरी का यूक्रेन के एक ईयू एसेशन टॉक्स को ब्लॉक करना भी एक रीज़न हो सकता है। वहीं अगर ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस को देखें, तो जो सप्लाई कंट्रोल करेगा उसके पास बार्गेनिंग पावर होगी। ईयू के अंदर डिविजन्स दिखते हैं। मोस्ट जो ईयू मेंबर्स हैं, चाहते हैं कि 2027 तक रशियन एनर्जी से कंप्लीट एग्ज़िट कर जाए। वहीं अगर हंगरी और स्लोवाकिया की बात करें तो अभी भी हेवी डिपेंडेंस ये है रशिया के ऊपर। ये अटैक यूरोपियन यूनियन की फ्रेजाइल एनर्जी सिक्योरिटी को भी हाईलाइट करता है। तो आपको बता दें कि शॉर्ट में अगर आपको बताएँ तो यूक्रेन ने रशिया की जुर हवा पाइपलाइन को टारगेट करके डायरेक्टली ईयू के एनर्जी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट किया है, जिससे डिविजन्स एक्सपोज़ हुए हैं और दिख गया कि एनर्जी अब एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर बिग कैट्स न्यूज़ में हैं। अब इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को यूएन टाइप प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी ग्रांट किया है, जैसे यूएन बॉडीज़ को होते हैं। मतलब अब आईबीसीए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्टेटस एन्जॉय करेगा और उसके ऑफिशियल्स को भी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। अब आईबीसीए क्या है ये भी जान लीजिए, तो इसे लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2023 को, जब 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा हुआ था। वहीं अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 7 बिग कैट्स की कंजर्वेशन, जिसमें कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके इफ़ेक्टिव की बात करें तो 23 जनवरी 2025 से अलायंस फॉर्मली इन्फोर्स हुआ। अब अगर इसके मेंबर्स को बात करें तो अभी तक 27 प्लस कंट्रीज इसको जॉइन कर चुके हैं। और अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 150 करोड़ 2023 से लेके 29 तक का फंडिंग सपोर्ट होगा। अब अगर प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ की बात करें तो टैक्स एग्जेम्पशंस होगा ऑफिशियल ट्रांज़ैक्शन पर इसमें।
वहीं लीगल इम्यूनिटी होगा ऑफिशियल्स के लिए, यानी कि जब वो ड्यूटी पर होंगे तब। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशंस की बात करें तो वो ऑफिशियल आइटम्स पे होगा। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलेगा। वहीं बेसिकली यूएन एजेंसी के जैसा ही सारा का सारा यहाँ बेनिफिट्स दिया जा रहा है। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ग्लोबल लीडर बन रहा है। इंडिया का इंटरनेशनल इमेज स्ट्रांग हो रहा है, यानी सॉफ्ट पावर इंडिया का बढ़ रहा है। अगर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से देखें तो बिग कैट्स की स्टोन्स स्पीसीज हैं, इनको प्रोटेक्ट करने से पूरा इकोसिस्टम सेफ होता है। वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता एनटीसीए के साथ कोऑर्डिनेट होगा ये। अब फंडिंग और कोलैबोरेशन भी इसमें ईज़ियर होगा और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की बात करें तो आईबीसीए ने रिसेंटली 3 करोड़ डोनेट किया है हिमाचल प्रदेश के साराप चू कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, जो स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन के लिए है। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले इस करंट अफेयर को भी पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। तो अब अगर इसके समरी की बात करें तो आईबीसीए एक ग्लोबल अलायंस है जो बिग कैट को कंजर्व करने के लिए बना है। अब इंडिया ने इसको यूएन जैसे स्पेशल प्रिविलेज दे दिए हैं, जिससे ये एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इंटरनेशनल बॉडी की तरह काम करेगा। ये इंडिया की एनवायरमेंटल लीडरशिप और सॉफ्ट पावर को शोकेस करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर ओम बिरला साहब अब न्यूज़ में आ गए हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित सारी बातों को। तो 68वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होने वाला है 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक। अगर जगह की बात करें तो ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में होने वाला है। अब इंडिया का डेलीगेशन लीड करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब। साथ में होंगे राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश साहब और अलग-अलग स्टेट और यूटीज़ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सेक्रेटरीज भी साथ में होंगे। तो अब इस वर्ष की थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी परीक्षा के लिए। इस वर्ष की थीम है द कॉमनवेल्थ ग्लोबल पार्टनर। अब अगर ओम बिरला जनरल असेंबली में इस थीम पर स्पीच देंगे, इंडिया के डेलीगेट 7 वर्कशॉप अटेंड करेंगे, जिसमें कि अगर आपको टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 7 टॉपिक में पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल डिवाइड कम करना, जेंडर इक्वलिटी और एक्सेसिबिलिटी यानी CHOGM 2026 से पहले इसको करना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी पर बातें होंगी, सिर्फ बातें ही होंगी कि काम भी होगा पता नहीं। इलेक्शंस और फाइनेंशियल्स में ट्रांसपेरेंसी आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स को प्रिजर्व करना होगा, गुड गवर्नेंस और मल्टीलैटरलिज्म में कॉमनवेल्थ का रोल निभाना होगा। एक यूथ राउंड टेबल भी होगा जिसमें बात होगी गैंग वायलेंस, साइबर बुलिंग, यूथ सेफ्टी और फ्रीडम पर। अब सीपीसी और सीपीए क्या है ये भी जान लीजिए। तो अब अगर ये एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है तो सीपीए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सीपीए का इवेंट होगा, इसमें 180 प्लस ब्रांचेस के पार्लियामेंट्रियंस हिस्सा लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म मेनली पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, कॉपरेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए होता है। अब अगर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस को देखें तो इंडिया अपना पार्लियामेंट्री लीडरशिप और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हाईलाइट करेगा। एक सॉफ्ट पावर टूल की तरह इसे यूज़ होता है। चांस मिलता है अपनी पॉलिसीज़ को शोकेस करने का, डिजिटल इनिशिएटिव, जेंडर एम्पावरमेंट्स और क्लाइमेट एक्शन पर बात रखने के लिए। एक तरीके से ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्लस डेमोक्रेसी पॉलिसी का एक्सटेंशन है। चलिए अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ें, जहाँ पर वियतनाम में टाइफून काजिकी न्यूज़ में है। तो अगर टाइफून काजिकी की बात करें तो 2025 का सबसे पावरफुल स्टॉर्म है जो वियतनाम को हिट किया है। अब अगर लैंडफॉल हुआ नगहे अन और हा टिन प्रोविंसेस में, नाम भी बहुत अजीब सा है, नॉर्थ सेंट्रल वियतनाम में ये पड़ता है। अगर वियतनाम साउथ चाइना सी के करीब है, इसलिए ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रीक्वेंसी आते रहते हैं। अब अगर यहाँ पर विंड स्पीड की बात करें तो 166 किलोमीटर प्रति घंटा था, लैंडफॉल पर कम होके ये 118 से लेके 133 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहा। वहीं अगर रेनफॉल की बात करें तो 500 mm तक बारिश, फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया। अब अगर स्टॉर्म सर्च की बात करें तो 2 मीटर ऊंचा पानी, कोस्टल एरिया सारे के सारे डूब गए। अब अगर डिसरप्शंस की बात करें तो आपको मालूम होगा एयरपोर्ट सारे के सारे बंद हो जाएँगे, स्कूल भी बंद हो जाएँगे। अब अगर इसके इम्पैक्ट को देखें तो ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट तीनों तरह से यहाँ पर
लॉस होता है। अब अगर काजिकी का रैपिड इंटेंसिफिकेशन ग्लोबल वार्मिंग और वार्म सी टेम्परेचर की वजह से हुआ है, ये भी जान लीजिए। तो क्लाइमेट चेंज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब साइक्लोन और पावरफुल और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज में बदलाव होता जा रहा है। पिछले साल भी टाइफून यागी 2024 ने बहुत डिसरप्शन किया था यहाँ पर। तो याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी की सारी घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो अब ये दिखा रहा है, आप जान लीजिए कि सिर्फ़ वियतनाम ही नहीं, चाइना के हैनान आइलैंड को भी अफ़ेक्ट किया है इसने। लोग इवैक्यूएट हुए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ है। अब ये दिखाता है कि साउथ ईस्ट एशिया एक वल्नरेबल रीजन है एक्सट्रीम वेदर इवेंट के लिए। तो अब निश्चित रूप से सभी देशों को जागरूक होना होगा और साथ ही साथ अपने देश के नागरिकों को भी जागरूक करना होगा और क्लाइमेट चेंज के प्रति जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको दिन दुगना रात चौगुना कोशिश करना होगा कम करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडिया की सरवारी सोमनाथ सिंधे ने अंडर 18 वुमेन्स इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीत लिया है 2025 वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि विनीपेग कनाडा में आयोजित हो रहा है। मात्र ये 16 साल की हैं जिन्होंने डिफीट किया है साउथ कोरिया की किम युवॉन को। अब आइए देखते हैं अगले स्पोर्ट्स सेक्शन पे, जहाँ पर चिकिता तनीपार्थी इंडिया की फर्स्ट फीमेल कंपाउंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। यानी कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वुमेन्स कैटेगरी में, और ये वही हैं, मतलब उसी वेन्यू पर जीता है जहाँ पर पीछे मैंने आपको नाम बताया सिंधे का। तो ये अंडर 18 में जीती थी और ये अंडर 21 में जीती है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया ने स्वीप कर दिया है तीनों मिक्स्ड एयर राइफल गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप, यानी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो आयोजित हो रहा था कजाकिस्तान में। अब अगर सीनियर मिक्स्ड टीम की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया है, एला वेनिल और अर्जुन बबीता ने जीता है इसमें। जूनियर मिक्स्ड टीम की बात करें तो संभावी क्षीरसागर और नारायण प्रणव ने जीता है। वहीं अगर यूथ मिक्स टीम की बात करें तो अमीरा अरशद और साथ ही साथ अंस दबास, और ये तीनों के तीनों 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी है, वेन्यू कजाकिस्तान है और एशियन चैंपियनशिप है, शूटिंग चैंपियनशिप, याद रखिएगा। अब आइए अगली न्यूज़ पे बढ़ें, जहाँ पर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की पूरी लिस्ट आ गई है इंडियन के जो मेडल विनर्स हैं। अब ये आयोजित कहाँ हो रहा था अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो समूह बुल्गारिया में ये आयोजित हो रहा था। भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड है, और ये गोल्ड का नाम आपको याद रखना है, काजल जो कि 72 केजी कैटेगरी में जीती हैं, और तपस्या गहलावत ने 57 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ भारत ने कुल 9 मेडल के साथ यहाँ पर समाप्ति किया है। अब आइए बढ़ते हैं सीआईएसएफ से संबंधित न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सीआईएसएफ ने लॉन्च किया है अपना पहला ऑल वुमेन कमांडो यूनिट, जिनकी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में कराई जा रही है। अब इनको क्विक रिस्पांस टीम में या फिर स्पेशल टास्क फोर्स में जगह दिया जाएगा। अब अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ जो है, फाउंडेशन इसका रखा गया था 10 मार्च 1969 में। वहीं इसका मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगर पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और वहीं अगर डीजी की बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी साहब इसके डीजी है। अब सीआईएसएफ की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अब आइए अपने आखिरी न्यूज़ को देख ले, जो ऑबिचुअरी सेक्शन से है, जहाँ पर बिमलेंद्र मिश्रा जी का निधन हो गया है। ये अयोध्या रॉयल फैमिली के वंशज थे, जिनकी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको एसएससी में इंग्लिश सेक्शन में ये सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा कि सियोन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वंशज, ये भी बात याद कर लीजिएगा। तो अब इनका निधन हो गया है, तो ये था आखिरी करंट अफेयर आपका। अब बढ़ते हैं आगे और रिवाइज़ कर लीजिए पुराने करंट अफ़ेयर्स को, जो मैं आपको हर दिन करा रहा हूँ, ताकि आपको भूलने नहीं दूँगा कुछ भी। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले रिवीजन के साथ, जहाँ पर डेविड ल्यू ने रिसीव किया है ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन लाइफ साइंसेज़। इनका नाम याद रखना है, डेविड ल्यू, और किससे संबंधित है? तो प्राइज़ इन लाइफ साइंसेज़ से। और ये क्या किए हैं? तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने योगदान दिया है, जिसमें इनको मेडिसिन ट्रांसफॉर्मिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, डेविड ल्यू। अब उसी तरह से गोल्डन लायन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 के विनर का नाम याद रखना है, वर्नर हर्जॉग और किम नोवाक।
उसी तरह से सेक्रेटरी और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन यानी कि एमडब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट सवाल है, आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, यानी ये अवार्ड दिया जाता है, सामंता को दिया गया है ये अवार्ड। गुरु कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड दिया गया है सामंता को, और इसको कौन देता है तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ज किस लिए दिया जाता है तो कोई सोसाइटी में एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट में काम करता है उसके लिए दिया जाता है। वहीं पायल कपाड़िया ने रिसीव किया है फ्रेंच ऑनर ऑफिसर डांस आई ऑर्डर डिस आर्ट एट डेस लेट्रस। याद रखिएगा, आपसे फ्रेंच में ये शब्द सारे के सारे दिए हुए हैं। पायल कपाड़िया जी को ये अवार्ड दिया गया है। वहीं एमएसआरडीसी की बात करें तो इन्हें ऑनर्ड किया गया है प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए। मुंबई स्टेट रोड डेवलपमेंट फिर से अगले करंट अफेयर रिवीजन में पढ़ें तो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ऑनर किया गया है स्कॉच 2025 के अवार्ड से। किस लिए? इसे समृद्धि महामार्ग के लिए दिया गया है। वहीं अगर डॉक्टर अमरीश मित्तल की बात करें तो इनको IOF CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट दिया गया है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन IOF का फुल फॉर्म होता है। डॉक्टर अमरीश मित्तल साहब को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये थे कुछ करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो अवार्ड से संबंधित थे, जो मैं आपको रिवाइज़ करवाया। मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ रिवाइज़ करवाते चला जाता हूँ, साथ ही साथ आपको क्लास में ही हर चीज़ कोशिश करता हूँ कि याद करवा दूँ। अगर आपको सेशन पसंद आता है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए, आपके आने वाले प्रतियोगिकी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। मैं आपको प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।